Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. So before starting this video, please go through this standard warning and disclaimer and the disclosure also. तो आज का जो वीडियो हम लेके आए हैं कि जैसे अभी मार्केट काफ़ी एक साल से जैसे कंसोलिडेट कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। प्राइस वाइज करेक्शन भी हमने देखा, जैसे सितंबर से अप्रैल तक हमने एक प्राइस वाइज करेक्शन देखा था। उसके बाद टाइम वाइज करेक्शन भी हम देख चुके हैं 12 से 13 मंथ से भी ज़्यादा का। और अब अभी भी लेकिन कुछ लोगों के माइंड में है, मार्केट के बारे में काफ़ी नर्वस हैं कि अभी भी कोई बहुत सी ऐसी चल रही बातें कि मार्केट क्रैश हो सकती है, 2026 बहुत मुश्किल होने वाला है। तो मैं भी देखिए हम कुछ भी प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, बट हमारा आज का जो फोकस है कि कैसे हम इस मार्केट में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, कैसे कुछ ऐसे स्कैन जो हम यूज़ करके कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही है। तो डिफरेंट एंगल से हम कोशिश करेंगे अलग अलग स्कैन्स रन करने की, तो उनका थोड़ा सा लॉजिक भी समझेंगे, उस फ्रेमवर्क में क्या लॉजिक है, क्या हम उसमें तो अपने हिसाब से देखिए हर एक का अपना एक फ्रेमवर्क रहता है। कोई किसी को मतलब कोई डीप वैल्यू में इंटरेस्टेड रहता है, कोई मतलब किसी को ग्रोथ में इंटरेस्टेड है। सो उस हिसाब से मैंने 2-3 ये फ्रेमवर्क आज की वीडियो में डिस्कस करने के लिए मैंने ये प्लान किया है। तो चलिए लेट अस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एक जो मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया है, तो ये मेरा जो फेवरेट, जैसे मैं बोलता हूँ कि 10 ईयर कंसोलिडेशन वाला एक मेरा एक जो रहता है कि इसमें पहले हम समझेंगे कि क्या मेन पॉइंट क्या है। देखिए जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस जो मैंने अब तक जो देखा है, मोस्टली जितने भी मल्टी बैगर स्टॉक्स होते हैं, तो उनमें एक पैटर्न अगर आप देखेंगे ना, अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा कि एक स्टॉक पहले 5-10 साल तक वो कंसोलिडेट करता है, ठीक है। वो उनकी अर्निंग और सेल्स में स्टेडी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ आपको वहाँ पे नज़र आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी एक्सप्लोसिव ग्रोथ वहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। तो वो स्टॉक अपना एक प्राइस रेंज बना लेता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर जहाँ जहाँ कहीं भी उसको एक ट्रिगर पॉइंट मिलता है, तो एक्सप्लोसिव ग्रोथ थोड़ी आने शुरू होती है, तो वहाँ से फिर वो मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट होते हैं। तो फर्स्ट फ्रेमवर्क तो हमारा ये इसके बेस पे रहेगा। उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ जो ऐसी कंपनीज है फंडामेंटली ठीक है, सेल्स में डिक्लाइन नहीं है, स्टडी थोड़ा सा मतलब स्टेबल टू स्लाइट ग्रोथ वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो बट वहाँ पे प्रॉफिट में कई बार ऐसा हमें प्रेशर देखने को मिल जाता है। मे बी कंपनी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही होती है, किसी बिजनेस साइकिल का भी दिक्कत हो सकती है किसी कंपनी में। सो डिफरेंट रीजन हो सकते हैं उसके। तो सेकंड जो एक मैंने जो फ्रेमवर्क जहाँ पे मैंने एक बनाया है, दैट इज मिस प्राइस्ड अपॉर्चुनिटीज। तो बहुत सी बार जैसे मैं आपको 2-3 एग्जांपल लूंगा कि जैसे आईटीसी का केस था आपका, एक हमने जैसे गोडफ्रे फिलिप में हमने देखा। उसमें क्या होता है कि कंपनी के ना प्रॉफिट अच्छी ग्रो हो रहे होते हैं। जैसे आदित्य बिरला कैपिटल में बहुत अच्छा था, तो हमने देखा था इस टाइप से रनअप। और जैसे अभी पिछले 3-4 साल में एचडीएफसी में भी हुआ, ठीक है। बजाज फाइनेंस भी 3 साल कंसोलिडेट करता रहा, उनके प्रॉफिट लगातार ग्रो हो रहे थे। तो ऐसी बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज, मतलब उसमें मिस प्राइस अपॉर्चुनिटीज बोलता हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है, कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट अच्छा ग्रो कर रहे होते हैं। मे बी एक्सटीडी जो भी 15-20% की ग्रोथ है, जो भी उस कंपनी की ग्रोथ रेट है उस हिसाब से ग्रो कर रहे होते हैं, तो लेकिन उसका जो प्राइस ग्रो नहीं होता है। तो वहाँ पे एक मिस प्राइस मतलब गैप क्रिएट हो जाता है कि कंपनी के अर्निंग ग्रो हो चुकी है, लेकिन वहाँ पे प्राइस ने उसको मैचअप नहीं किया है। तो वो अल्टीमेटली वो हमने देखा है कि जैसे आईटीसी के केस में देखा हमने बजाज फाइनेंस में जैसे 3 साल देखा कंसोलिडेट हुआ, एचडीएफसी बैंक में देखा हमने, आदित्य बिरला कैपिटल में देखा, गोल्डफ्रे फिल्म में देखा। ऐसा अगर आप देखेंगे तो हीरो मोटर में भी ऐसा ही केस था, एंड मोतीलाल ओसवाल एक ऐसी कंपनी थी। तो इस टाइप से काफ़ी अपॉर्चुनिटीज, मतलब ये थोड़े से गिने चुने नाम है, तो काफ़ी मैं डालता भी रहता हूँ मेरे ट्विटर पे। अगर आप देखेंगे तो इस टाइप से जहाँ भी मुझे गैप नजर आता है, और भी काफ़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज ऐसी एक्सप्लोर हमने की। जैसे अभी मैं अगर नाम लूँ तो हमने काफ़ी रिकमेंडेशन अभी रिसेंट किया भी हुआ है, और संधार टेक्नोलॉजीज, इस टाइप से काफ़ी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। तो वो भी एक ऐसा एक रहता है कि हम उसके थ्रू भी अपॉर्चुनिटीज हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक तीसरा जो एक है रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो ये बड़ा ही एक अलग है। तीनों को मैं वैसे कॉन्ट्रा एक नाम दूंगा। तो कॉन्ट्रा कैसे है, देखिए, तो जो 10 ईयर कंसोलिडेशन वाला ये कॉन्ट्रा, इसको मैं कैसे बोलूंगा। देखिए मार्केट ने मान लीजिए पिछले 10-12 साल में 12 से 15% का रिटर्न दिया है,
तो जो जिन कंपनीज ने 12 से 15% से कम का रिटर्न दिया है, तो दैट इज मेरे हिसाब से वो कॉन्ट्रा बैट में उसको लेके चलता हूँ कि वहां पे वो मार्केट के हिसाब से परफॉर्म नहीं किया है, बट मे बी इन दिस दे कैन बी द नेक्स्ट विनर ऑफ दिस नेक्स्ट बुल रन में हम बोल सकते हैं। तो क्योंकि हमेशा हर बुल रन के जो विनर होता है चेंज होते रहते हैं। तो अगर आप, कई लोग बोलते हैं कि जिस सेक्टर ने या स्टॉक ने 10 साल से रिटर्न नहीं दिया तो अब क्या रिटर्न देगा, नहीं, यही तो मार्केट करती है। मार्केट क्या करती है, जैसे पहले क्या पावर सेक्टर आपने देखा, कैपिटल गुड सेक्टर देखा, तो वहां पे कितने 10 साल से पैसा नहीं बना था, तो वहां पे कितना बड़ा पैसा बना। पीएसयूज में देखा आपने, तो पीएसयू बैंक्स में देखा आपने, तो यही मार्केट ऐसा ही करती है। जैसे डिफेंस कितने सालों से नहीं चलता था, रेलवे नहीं चलता था, तो रेलवे ने पैसा बना के दिया। तो जब हम सब लोग मतलब किसी सेक्टर से बिल्कुल ही मतलब ऐसा उम्मीद छोड़ देते हैं ना, तो पैसा तभी बनता है। तो क्या होता है, हर साल रेलवे की न्यूज लगती थी बजट से पहले, वो थोड़ा चला के उसको बंद, तो हमारे माइंड में ना फिक्स हो जाता है कि यार रेलवे की दौड़ यहीं तक है, ओके ठीक है। तो वो आपकी कंडीशनिंग कर दी जाती है हमारी कि दिस वन की ये तो इसकी दौड़ यहीं तक है, तो ये ठीक है, 20% 30% बजट से पहले कमाओ, उसको भेज दो, दैट्स ऑल। तो जब आप उस कंडीशन हो जाता है, तो उसके बाद वो जब सभी लोग वहां से निकल जाते हैं, तो तब वो इस टाइप से स्टॉक को चलाते हैं कि वो फिर, जैसे आपने देखा रेलवे स्टॉक से 20-20 गुना पैसा बना, डिफेंस में देखिए 10-10 20-20 गुना पैसा बना। तो वो विनर चेंज होते रहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि अब हमें भी ऐसा बढ़ाया गया कि यार जो विनर है उन्हीं के साथ रहो, लेकिन विनर चेंज होते रहते हैं। डेफिनेटली विनर कौन से विनर के साथ रहो, अब हम थोड़ा सा समझेंगे। अब जैसे मैंने आपको 10 ईयर कंसोलिडेशन का बताया, वहां पे आप ट्रिगर पॉइंट ढूंढिए। तो एक मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इन बिटवीन एक बार मैं आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को प्लीज कंप्लीट सुनिए, तो तभी आपको ये समझ आएगा कि इसका ये लॉजिक क्या है हर फ्रेमवर्क का। तो ऐसा फास्ट, चाहे आप फास्ट स्पीड पे देख सकते हैं, बट इसको मिस मत करिए। ऐसा मत बस देखिए कि सिर्फ स्टॉक्स के नाम नहीं यहाँ पे आएंगे। कोई भी स्टॉक हम रिकमेंडेशन के पर्पज से नहीं है, दिस इज ओनली एन एजुकेशनल वीडियो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जैसे 10 ईयर कंसोलिडेशन का मैंने बताया कि इस हिसाब से हमारा कॉन्ट्रा है, तो मैंने मिस प्राइस का भी एक तरह से कॉन्ट्रा बेट, जहाँ पे री रेटिंग की मतलब स्कोप है। तो तीसरा जो रिलेटिव स्ट्रेंथ का, ये हम किस हिसाब से कॉन्ट्रा, ये हो गया कि 10 ईयर कंसोलिडेशन तो हो गया कि लंबे टाइम फ्रेम में मार्केट ने परफॉर्म किया, स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं किया, दैट इज कॉन्ट्रा। अब ये रिलेटिव स्ट्रेंथ कॉन्ट्रा कैसे, मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया बट वो स्टॉक जो परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज आल्सो वन कॉन्ट्रा। एक आपका फ्रेमवर्क हो जाता है कि आप देखेंगे ना, जैसे ये 2018 से जो 20 तक की जो मंदी थी, तो उस टाइम पे केमिकल स्टॉक जो थे वो कंसोलिडेट करते रहे, वहां पे कोई बहुत गिरावट नहीं आपको देखने को मिली। तो जब जैसे ही बुल रन स्टार्ट हुआ, तो केमिकल स्टॉक्स ने बड़ा पैसा बनाया, 10-10 20-20 गुना वहां पे आपको रिटर्न देखने को मिले। तो दैट इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो अभी जैसे अब जो 2022 से 23 की थी, तो वहां पे जैसे कैपिटल गुड्स, पावर, ये सारे सेक्टर ने बड़ा पैसा बनाया कि वहां पे और भी ये, जैसे आपका ये थीम था इसमें E2E वगैरह ये सारे स्टॉक्स थे। तो ऐसे कुछ स्मॉल कैप कंपनीज, जहां जिन कंपनीज ने रिलेटिव स्ट्रेंथ शो की, उस टाइम पे आप देखेंगे इन कंपनीज ने एक मतलब अपना फ्लैट कंसोलिडेशन में चलते रहे वो 1-2 साल, ठीक है। वहां पे उन्होंने गिरावट नहीं दी, ट्रेंड उन्होंने डाउन ट्रेंड में नहीं गए, एक फ्लैट एक ट्रेड करते रहे। तो जस्ट उन्होंने टाइम वाइज अपना एक पास कर दिया 1-1.5 साल का, तो प्राइस वाइज करेक्शन वहां पे नहीं देखने को मिली। तो इसी तरह से ये फ्रेमवर्क मैंने जो तैयार किया है रिलेटिव स्ट्रेंथ की, जो स्टॉक पिछले 1 साल से जहां पे प्राइस वाइज करेक्शन नहीं है, तो दैट इज, और उसको हम थोड़ा सा बीच में हम ऐड करके कि वहां पे क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। तो ये भी एक तरह से आपका एक कॉन्ट्रा एक फ्रेमवर्क हो सकता है। तो इन तीनों फ्रेमवर्क को हम थोड़ा सा स्क्रीनर में हम समझते हैं, तो इन कैसी कैसी कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो पहले सारा फ्रेमवर्क समझ लेते हैं। तो जो लोग बिल्कुल डीप वैल्यू में इन्वेस्ट बिलीव करते हैं, मान लीजिए जैसे मेरा 10 ईयर कंसोलिडेशन का है, ठीक है, तो वो यहाँ से एक अपना जितनी भी यहाँ से मान लीजिए एक फ्रेमवर्क में 50 से 100 कंपनीज अगर आ रही हैं, तो वहां से कुछ 10-15 कंपनी जितनी भी, उनको वहां से सारी कंपनीज नहीं हम ले सकते, तो फर्दर आप थोड़ा सा उनको एक्सप्लोर करिए, तो वहां से 10-15 कंपनीज निकालिए। तो या तो एक इस तरह से हर आपका एक अपना फ्रेमवर्क में से 10-15 कंपनी निकाल सकते हैं। तो या तीनों को कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, मान लीजिए आपने 5 कंपनी इस फ्रेमवर्क में से ले ली, 5 उससे, तो इससे आपका बैलेंस हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए रिलेटिव स्ट्रेंथ वाली जो अभी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रही है, मे बी वहां पे अगर वो ज्यादा चल चुकी है, तो वो मैंने इस टाइप से बनाया फ्रेमवर्क की, जो ज्यादा चल चुकी है वो यहाँ पे नहीं आएंगी, जो जस्ट अभी रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रही है, अभी स्टार्ट हुआ है वहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो इस टाइप से हम वहां पे कोशिश करेंगे। तो आप हर फ्रेमवर्क में से
पांच पांच कंपनी ले सकते हैं कि कुछ मे बी यहाँ से परफॉर्म कर जाए इस फ्रेमवर्क से, कुछ उस फ्रेमवर्क से परफॉर्म कर जाए, कुछ उस मान लीजिए तीसरा फ्रेमवर्क में से परफॉर्म कर जाए। तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाइए, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होता कि एक ही फ्रेमवर्क काम करेगा। जो 10 साल से कंसोलिडेट कर रही है कंपनी, उनमें से भी विनर निकल के आएंगे, जो ऑलरेडी रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रही है उसमें से भी विनर्स निकलेंगे। ठीक है, तो सक्सेस रेशो लेकिन किसी भी फ्रेमवर्क की 100% नहीं होती है। तो इस तीनों फ्रेमवर्क को यूज करके भी आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, या किसी एक फ्रेमवर्क को यूज करिए तो भी आपकी मे बी सक्सेस रेशो 50-60% में भी आ सकती है। दैट डिपेंड्स अपॉन आप कैसे उसको फर्दर उसको कैसे एक्सप्लोर करते हैं, किस तरह से आप स्टडी करते हैं, जो उसमें से आएंगे उनको फिर फर्दर फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे आप स्टॉक्स की। तो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, तो आपकी चॉइस कैसी रहती है। सो और कोशिश करिए, एक चीज में आपको इस थोड़ा सा अच्छी तरह से हम समझ लें कि जब भी एक पोर्टफोलियो बनाएं, देखिए हमें मालूम नहीं है कि कौन सा स्टॉक हमारा विनर होने वाला है। तो सबसे बढ़िया मतलब हम क्या करते हैं, जो देखिए जो तो लोग बहुत जिनकी कन्विक्शन हाई होती है, दे आर डिफरेंट, फॉर देम इट इज डिफरेंट थिंग। वो अपना एक कंसंट्रेटेड बेट लेते हैं, कई बार एक कंपनी में 20-25-30% लगा देते हैं, मे बी 100% भी चले जाते हैं। बट जो एक रिटेल इन्वेस्टर है उसके लिए सबसे बढ़िया क्या होता है, वो इक्वली डिवाइड कर दो उसको। आप अपनी जितना भी आपका पोर्टफोलियो है, अगर आप एक लिमिट रखिए कि आपको 25 से ज़्यादा कंपनीज मत लीजिए, 20-25 कंपनी लीजिए, और एक कंपनी में 4 से 5% इक्वली आप लगाइए। मतलब आप उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए कि मैं किसी कंपनी को आपको अच्छी लग रही है, तो या तो आपका कन्विक्शन बहुत आई है तो देन आप मे बी एलोकेशन वहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज द बेस्ट वे इज आप इक्वली सभी को एलोकेट करिए, 4-5% वेट एवर यू फील कंफर्टेबल। अगर आप 20 कंपनीज में कंफर्टेबल है, या 25 में कंफर्टेबल है, 10 में कंफर्टेबल है, तो इक्वली कर दीजिए। अगर आपको 10 कंपनी में भी जाना है तो आप 10 कंपनी एक अच्छी तरह से मतलब फिल्टर करके वहां से सिलेक्ट करिए और 10-10% सभी में बराबर लगाइए। क्योंकि देखिए अगर आपने किसी एक कंपनी में ज़्यादा लगा दिया और बाद में वो बेट आपकी गलत चलेगी, तो वो आपके पोर्टफोलियो का बैलेंस बिगाड़ देती है। और ये भी हो सकता है कि वो कंपनी ज़्यादा भी चल जाए, बट दैट इज़ बेटर कि सभी से थोड़ा थोड़ा रिटर्न आ जाए। तो एक आध कम अगर कोई बेट मान लीजिए जिसमें हमने ज़्यादा एलोकेट किया उसी ने खराब कर दिया, तो देन इट विल बी नॉट गुड फॉर आवर पोर्टफोलियो का ओवरऑल, जो हमारी परफॉर्मेंस के लिए अच्छा नहीं होगा। तो चलिए ये फ्रेमवर्क्स को देखते हैं, यहाँ पे कैसी कंपनीज आ रही हैं, तो उसको हम कैसे फर्दर थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्या फ्रेमवर्क में किस तरह के हमने जो फिल्टर अप्लाई किए हैं। तो पहला फ्रेमवर्क जो मेरा दैट इज कि दिस इज 10 ईयर कंसोलिडेशन का जो मैं बोलता हूँ। जस्ट अ मिनट, चलिए इसको यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। दिस वन, तो ये हमारे पास ये आ गया। दैट इज के ये कंपनीज है जो पिछले 10 साल से, इसको थोड़ा पहले हमने यहाँ पे फ्रेमवर्क बनाया है, तो इसमें मैंने क्या लिया है, मार्केट कैप ग्रेटर देन 100। तो आप इसको अपने हिसाब से, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से 100, 500, 200 मिनिमम जो भी आपको कंफर्टेबल लगती है आप वो रख सकते हैं। जैसे मैंने 100 लिया, तो एक बार 100 के हिसाब से देख सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से। और मार्केट कैप मैंने यहाँ पे 10,000 से कम की ली है, आप इसको वो भी आप 10 से 25 वेट एवर यू फील कंफर्टेबल, तो आप वो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने अब इसमें क्या लिया है, देखिए कि अब कॉन्ट्रा, जैसे मैंने बात की कि मार्केट ने जैसे 10 से 15% का रिटर्न दिया है हमारी मार्केट ने, तो पिछले 10 साल में रिटर्न ओवर 10 ईयर, तो यहाँ पे मैंने 10 या 12-15% का एक मिनिमम एक लगा के चलिए कि यहाँ से अगर जिस कंपनी ने इससे भी कम का रिटर्न दिया है, ठीक है, 10 लगाइए, 15 लगाइए, उसके बीच में आप कुछ भी है, कई बार 8 भी, जैसे हम क्या कहते हैं, मतलब एफडी का रेट मान लीजिए 7-8% है, तो उससे भी कम रिटर्न दिया है, तो वो हमारा एक माइंडसेट है क्या हमने बेंचमार्क लेना है। तो आप बेंचमार्क के हिसाब से एक मिनिमम यहाँ पे लगा दीजिए कि जिन कंपनीज ने यहाँ पे 15% से भी कम का रिटर्न दिया है। तो ये मैंने क्या लगाया, रिटर्न ओवर 10 ईयर लेस देन 15, वो मैंने और लगा दिया। तो मैंने 2 टाइम फ्रेम लिए, तो कई बार मान लो जो 10% में 10 साल के टाइम फ्रेम में नहीं आ रही, तो 7 साल के टाइम फ्रेम में आ रही होगी मान लीजिए। तो किसी भी टाइम फ्रेम में अगर उसने 5, इसमें आप तीसरा भी ऐड करना चाहें तो मे बी, और रिटर्न ओवर 5 ईयर का भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इज लेस देन
मान लीजिए 15 से कम, क्योंकि मार्केट ने इतना बड़ा रिटर्न दिया है पिछले इवन 5 साल में, तो अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा ही रिटर्न होगा, क्योंकि ये बुल रन में थी हमारी तो लो पे थे। 15 या 20 जो भी आपको लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं, तो ये भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब जिन कंपनीज ने अंडर परफॉर्म किया, दिस टाइप से कॉन्ट्रैक्ट हमारा फ्रेमवर्क है। और यहाँ पे मैंने थोड़े से फंडामेंटल जो फिल्टर लगा दिए कि उस कंपनी की एटलीस्ट फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी मैंने जैसे 8 लगाई है, आप 12-15 मिनिमम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो पब्लिक होल्डिंग मैंने लगा दी, मतलब 30% से कम होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब इसको मैंने बजाय कि प्रमोटर होल्डिंग मोर देन 50% या मैं 70% लगाता, या इसको 50% भी कर सकते हैं। वेटएवर आपको थोड़ा यहाँ पे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और डेट इक्विटी मैंने जैसे 1 से कम की लगाई है, आप इसको और कम कर सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाना है तो 0.5 लगा सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, हम जो डेट इक्विटी का यहाँ पे फ्रेमवर्क लगाएंगे तो यहाँ पे वो बैंक वाली जो फाइनेंशियल वाली कंपनी यहाँ पे नहीं आएंगी। तो आप अगर वो आपको बैंकिंग से रिलेटेड भी कंपनी चाहिए तो एक बार ये डेट वाला आप यहाँ से स्क्रीन को हटा के तो इसको स्क्रीन पर रन कर सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ क्या लगा दी है, सेल्स ग्रोथ। अब मैंने ये देखिए हमने क्या किया कि डेफिनेटली वो स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन ऐसी कंपनी जिनकी सेल्स ग्रोथ डाउन नहीं है, चाहे वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, जैसे मैंने शुरू में बोला कि मे भी वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा नहीं आई है, बट इसलिए वो स्टॉक प्राइस भी एक रेंज में, लेकिन ऐसा नहीं कि स्टॉक आपकी सेल डाउन जा रही है। तो मैंने से 3, 7 और ये आपका जैसे 10 ईयर, और इसमें मैं 5 ईयर का यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। सेल्स ग्रोथ मान लीजिए 5 ईयर, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन 0, या आप कुछ मिनिमम आपका जो लगता है कि मेरे को इतनी सेल ग्रोथ की मिनिमम चाहिए ही चाहिए, तो आप वो भी इसमें इस टाइप से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो सेल्स ग्रोथ ये मैंने एंड लगा के किया कि सभी में पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने और नहीं लगाया, आप थोड़ा ये चीज़ ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने और लगा के किया कि किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर अंडर परफॉर्मेंस है, इसमें आप 3 साल यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। जैसे 3 साल का भी ऐड करेंगे तो वो आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगा। रिटर्न ओवर मान लीजिए 3 ईयर लेस देन मे बी 15-20% का जो भी एक मैंने यहाँ पे लगा दिया ये। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे कुछ अंडर परफॉर्मेंस आएगी तो वो हमारी इसके स्कैन में कंपनी आ जाएगी। तो ये मैंने रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे 15-12 मिनिमम जो भी आपको लगता है कि वो आप ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और फंडामेंटल ट्रिगर्स आपको अगर ऐड करने हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का मैं ऐड करता हूँ, मिनिमम ऐसा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब कुछ भी 8-10% का एक यहाँ पे लगा के आप चल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे ये लगाया और यहाँ से मैंने रन कर दिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 62 कंपनीज आ रही हैं, पहले थोड़ी सी ज़्यादा थी तो अब चेंजेस हो गए। तो अब इन कंपनीज को आप जस्ट एक गो थ्रू हो जाइए। ठीक है, यहाँ से अगर आपको कोई ऐसा आपको एकदम से, पहले तो मैं इसको वैसे मार्केट कैप के हिसाब से सॉर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर आपकी प्रेफरेंस है कि आपको सबसे पहले ज़्यादा स्मॉल कैप कंपनी देखनी है तो इनमें एक्सप्लोर करिए, या आप एक एक करके क्या करिए, पहले एक नाम सारे देख सकते हैं। SNL बियरिंग आ रहा है, जैसे नीटा गैलेटिन आ रहा है, तो इस टाइप से मैट्रिमोनी, जैसे ये नाम जाना पहचाना है आपका। एक्सपेली सोल्यूशन IT कंपनी है। पनामा पेट्रो, ये पेट्रोकेमिकल से। डीसा देखिए MNC कंपनी है। कल्या सोल्यूशन, ये भी IT से रिलेटेड डेट फ्री कंपनीज है। तो ऐसी काफ़ी अच्छे नाम आपको यहाँ पे देखिए आपके इस फिल्टर में निकल के आ रहे हैं। जैसे हॉकिंग कुकर्स, ये भी एक देखिए आपका होम अप्लायंसेस के फील्ड में ये कंपनी। कावेरी सीड है, ये भी जैसे आपका अच्छी कंपनी है। ITD सीमेंटेशन है आपका, ITDC सीमेंटेशन है, या दिस वन इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, जैसे इसका चार्ट खोलेंगे तो ये क्यों आया, देखिए ये भी कितने साल से कंसोलिडेट कर रहा है ये स्टॉक। ठीक है, तो इस टाइप से आप थोड़ा इनको चार्ट्स को खोल के, धानु का एग्रीटेक देखिए, जैसे एग्रो केमिकल सेक्टर का जैसे हो रहा है कि जैसे हम एग्रीकल्चर पे फोकस हो सकता है हमारी गवर्नमेंट का, तो पिछले कितने सालों से ये सेक्टर नहीं चला है। जैसे रेटिंग एजेंसीज आ रही हैं यहाँ पे, 3 ही कंपनी है देखिए यहाँ पे, और काफ़ी जैसे हमारा अगर आप देखेंगे तो हमारा फाइनेंशियलाइजेशन बढ़ रहा है, जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ रहे हैं तो कंप्लायंस बढ़ रहा है। देखिए जितनी भी चीज़ें बैंकिंग सेक्टर में कंप्लायंस बढ़ रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर में कंप्लायंस बढ़ रहा है। अगर हम जैसे हम ये हमारा स्टॉक मार्केट का भी अगर देखते हैं ना, तो उस वहाँ पे भी बहुत कंप्लायंस बढ़ रहा है। अगर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसकी वजह से इनका काम बहुत बढ़ता है। जब कंप्लायंस बढ़ता है, जैसे हमारी बॉन्ड मार्केट काफ़ी अब एक्सपैंड हो रही है,
तो जैसे डेट मार्केट एक्सपेंड हो रही है, तो ये सब चीज़ों का इन रेटिंग एजेंसीज को बेनिफिट मिलता है। तो तीनों रेटिंग एजेंसी ने कोई बहुत बड़ा परफॉर्म नहीं किया है पिछले 7-8-10 साल में, ठीक है। गल्फ लुब्रिकेंट है, इसने भी कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी है पिछले 8-10 साल में। तो अब काफ़ी यहाँ पे थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि ये भी इम्प्रूव हो रही है यहाँ पे अर्निंग। और ये भी कुछ मैं जो पढ़ रहा था कि ये डाटा सेंटर में भी इसका कंट्रीब्यूशन है, जो ये ऐसे लुब्रिकेंट्स बना रही है जो कूलिंग सिस्टम में यूज़ होते हैं। तो जैसे सारा सैनिटरी है, एक अच्छा ब्रांड है देखिए सैनिटरी सेक्टर में। तो इस टाइप से काफ़ी अच्छी कंपनी आपको मिलेंगी। नेस्को इट इज़ बहुत अच्छी एक आपका डाइवर्सिफाइड कंपनी है, रियल एस्टेट टाइप मतलब, और इंजीनियरिंग इसके डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स हैं। जैसे गुजरात पिपावाव पोर्ट है आपका, जैसे ये पोर्ट सेगमेंट से है, क्लीन साइंस, और ये आपकी केमिकल सेक्टर से काफ़ी महंगी थी जब लिस्टिंग हुई थी, लेकिन अब वैल्यूएशन काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। महानगर गैस है देखिए, पिछले 10 साल से यहाँ पे नहीं चला है। तो आपको ये एक आध कंपनी खोल के दिखाता हूँ, देखिए वहाँ पे आपको किस टाइप के वहाँ पे पैरामीटर्स आपको नज़र आएंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक आध कोई कंपनी, लेट मी शो यू, जैसे यहाँ पे जैसे बॉम्बे बर्मा या भारत महानगर गैस की बात करते हैं, तो यहाँ पे चीज़ देखिए। तो आप यहाँ से थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट वो दोनों आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे अभी शायद लिस्टिंग इसकी 10 साल नहीं हुई है, तो इसलिए ये यहाँ पे 10 साल की रिटर्न वाला फिगर नहीं आ रही है। जैसे 2016 में लिस्टिंग हुई थी, ठीक है। तो ये इसको मतलब अगर आप वैसे देखेंगे इसको, तो मैं अगर हम मान लीजिए इसका प्राइस चार्ट देखते हैं दिस बार, तो यहाँ से यहाँ कंपैरिजन करिए, ये में भी 7 ईयर वाले में फॉल हो रहा होगा, जैसे 18 to 25 मतलब 7 साल जैसे हो गए हमारा। तो उसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। अगर आप देखेंगे यहाँ से, ये देखिए 1800-1900, यहाँ पे भी यही सेम था, कुछ ज़्यादा खास रिटर्न नहीं आया। अगर आप जैसे हमने 15% का एक कैप लगाया, तो इस हिसाब से ज़्यादा रिटर्न नहीं है। तो अगर आप इसके प्रॉफिट देखेंगे, जैसे 2018 में जो प्रॉफिट थे, यहाँ से 700 करोड़ से बढ़ के 2200 करोड़, 3 गुना प्रॉफिट हो चुके हुए हैं, ठीक है। कोई शेयर पे कैपिटल में भी इंक्रीज नहीं है। तो इस टाइप से आपके यहाँ पे स्कैन होके कंपनीज आएंगी जहाँ पे बहुत मिस मैच है या अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन कंपनीज में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। धानु का एग्रीटेक अगर आप देखेंगे, आपको इस टाइप से काफ़ी यहाँ पे भी अच्छा नज़र आएगा। यहाँ देखिए सेल्स यहाँ पे 5 साल में 16% ग्रो हुई है। अगर आप थोड़ा सा डायरेक्ट यहाँ पे जाके देखते हैं प्राइस का कैसे देखना है, सिंपल आप एक 2 पॉइंट लीजिए। यहाँ के पास्ट का हाई देखिए, जैसे यहाँ पे 900 के आसपास आ रहा है 17, और 8 साल बाद ये देखिए 8 साल बाद 17 और 25 का अगर आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या गैप है। 17 में 122 करोड़ का था, और ये देखिए 280-300 करोड़ का प्रॉफिट, ठीक है। तो वहाँ से प्रॉफिट 2-3 गुना हो गया, लेकिन प्राइस उस हिसाब से नहीं बढ़ा। जैसे और इसको आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं इसकी पी यहाँ पे 17 में 35-36 की थी, अभी 20 से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, और नियर अबाउट मीडियन पी के आसपास आ गया स्टॉक। तो इस टाइप से आपके पास ये वो स्कैन होके कंपनीज आ जाएंगी। जैसे अगर आपको स्मॉल कैप में जाना है तो एसएनएल बियरिंग को थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो और भी ये जितनी कंपनीज आ रही हैं, आप एक एक करके उनको आप एक्सप्लोर करिए, तो आपको डेफिनेटली यहाँ से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो ये हमारा पहला स्कैन था, जस्ट सिंपल फर्स्ट स्कैन। तो आप ग्राइंडवेल नॉर्टन देखिए, ये एब्रेसिव सेक्टर की अपनी लीडर कंपनी है। विनती ऑर्गेनिक केमिकल सेक्टर की। जैंसर टेक देखिए, रत्नमणि मेटल, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी यहाँ पे आ रही है। इमामी देखिए आप, ये देखिए एफएमसीजी सेक्टर की एक अच्छी कंपनी है। बेयर क्रॉप साइंस आ रही है। तो सभी अगर आप देखेंगे अच्छी कंपनीज हमारे फिल्टर में यहाँ निकल के आ रही हैं। गांधी स्पेशल ट्यूब्स, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। तो ये हमारा एक पहला फ्रेमवर्क था। आई होप कि यहाँ से आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं इस लिस्ट से भी। तो लेकिन हम अब सेकंड भी हमारा एक्सप्लोर करेंगे, हमारा फ्रेमवर्क जो है। चलिए, दिस वन इज मिस प्राइस्ड। काफ़ी हद तक हो सकता है कि कॉमन भी हमारे स्टॉक निकल के आए जो हमने फर्स्ट फ्रेमवर्क में डिस्कस किए। तो थर्ड फ्रेमवर्क हमारा एक डिफरेंट होगा। तो चलिए इस फ्रेमवर्क में भी देखते हैं। तो ये प्योरली क्या है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। पहले कुछ एक दो मैं केस स्टडीज़ आपको मैं जैसे मैंने आपको बताया अभी, जैसे आईटीसी के केस में हुआ था। मैं आपको कुछ एक दो चीज़ें दिखा देता हूँ। मोतीलाल ओसवाल, तो जैसे हमने अभी भी कुछ चीज़ों में देखा अभी, तो जैसे ये मोतीलाल ओसवाल का अगर आप प्राइस का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे एक लंबा कंसोलिडेशन आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए, यहाँ से प्राइस 2016 में भी 70-80 इस प्राइस पे ट्रेड करता था ये स्टॉक, और यहाँ पे 122-16 में, और यहाँ पे भी नियर अबाउट उसी प्राइस के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ठीक है। 16 से लेके आपका 23 तक सेम प्राइस, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसके प्रॉफिट देखेंगे 16 से 172 और 23 में 9
900 करोड़ से ऊपर, बीच में 1300 करोड़ का भी प्रॉफिट हुआ। और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसकी रिजर्व कितने इंक्रीज हो गए यहाँ से, ठीक है, 4-5 गुना यहाँ पे रिजर्व हो गए कंपनी के, ठीक है। लेकिन स्टॉक प्राइस आप क्या देख रहे हैं, वहीं पे ट्रेड कर रहा है। तो आपको ये पी, यहाँ की स्टॉक की पी से आपको नजर आ जाएगा कि स्टॉक की पी 2016 में कितनी थी, तो एवरेज पी 19, तो यहाँ पे जब ये 23 में था तो कहाँ पे ट्रेड कर रहा था, 10 की पी से भी नीचे, जो कि जो कंपनी ग्रोथ कितनी दे रही है आपको, ये देखिए 27, 33, 69% की इस टाइप से ग्रोथ आप देख रहे हैं। यहाँ से भी देख सकते हैं आप क्या कंपनी ग्रोथ दे रही है, 65, 39। तो इस तरह से कई बार ना गैप क्रिएट हो जाता है, बहुत सी ऐसी आपको मिस प्राइस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो जिसमें आपको बड़ा एक देखिए बिना कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे स्टडी करे कि मतलब कि आपको क्या थीम है, ये वो सब कौन कौन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इन चीज़ों से आप सिंपली काफ़ी अच्छे आइडियाज़ निकाल सकते हैं, सिंपल ये चीज़ों को अगर आप अप्लाई करेंगे तो भी। तो जैसे मैंने मोतीलाल ओसवाल का दिखाया आपको, इस तरह से जैसे ये अगर आप अब हमने ये रन किया तो इसमें आपके पास अब इस फ्रेमवर्क में हमने क्या किया है, वही चीज़ सिंपली जो हमने अभी डिस्कस की है कि जहाँ पे प्राइस गैप क्रिएट हो जाता है, तो वो कैसे पकड़ में आता है हमारा कि जो आपकी प्राइस अर्निंग है, अगर देखिए आपके प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, ठीक है, लेकिन आपका स्टॉक प्राइस इंक्रीज नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, आपकी प्राइस अर्निंग कम हो जाएगी। तो सिंपली हमने क्या किया, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स लिए। तो मैंने अलग अलग स्क्रीन बनाने की जगह ना मैंने एक ही स्क्रीन में सभी, ताकि आपके पास इकट्ठा, जैसे अभी हमारे पास ये कितनी कंपनी आ रही है, 93 कंपनीज आ रही हैं, तो सारी आपको अच्छी कंपनीज मिलेगी। यहाँ पे प्राइस अर्निंग जहाँ पे 7 साल की हिस्टोरिकल पी से भी कम है, जस्ट अंडरस्टैंड। जैसे अभी हमने क्या देखा, ना कि हाई से, यहाँ पे हिस्टोरिकल पी से भी कम है। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर आप एक कंपनी जीएमएम, फोर्डलर, कुछ भी कंपनी आप निकाल के देखिए, तो अगर आप इसका यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से आपको यहाँ भी गैप नजर आ जाएगा। सिंपली अगर आप स्टडी करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 10 साल का तो यहाँ पे अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए 40%, ठीक है, मे बी यहाँ पे शायद ये 3 साल वाले में आ गया क्योंकि यहाँ पे माइनस, लेकिन यहाँ पे ठीक है, कुछ ऐसे केसेस भी आएंगे डेफिनेटली कि यहाँ पे देखिए प्रॉफिट। लेकिन रीसेंट अगर आप देखेंगे तो कई बार ऐसा हो जाता है कि रीसेंट कंपनी जैसे डाउन ट्रेंड में जा रही थी तो टर्न अराउंड हो रहा है, तो इसमें शायद वो बाकी जगह तो नहीं है इतना चेंज, बट फिर भी यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्या दिखा, और चीज यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन कंपनी की जो सेल है वो लगातार ग्रो हो रही है, तो एक कहीं ना कहीं किसी पैरामीटर पे वो स्टॉक सस्ता हो जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे पी की वाइज भी सस्ता हुआ, लेकिन इतना सस्ता नहीं हुआ है, ठीक है, हिस्टोरिकल के से, लेकिन फिर भी नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन मार्केट कैप टू सेल वाइज अब अगर आप चेक करेंगे ना, तो कहाँ तो ये 15 की प्राइस टू सेल पे ट्रेड करता था अपना 2020 में, तो अभी 2 से भी नीचे आ गया 1.5, जो कि बहुत ही एक चीप वैल्यूएशन है, जो एक 10-12% के मार्जिन करने वाली एक अच्छी कंपनी, जो कि 2-3 कंपनी ही लिस्टेड है हमारे इस स्पेस से। तो इस टाइप से आप यहाँ से निकाल सकते हैं, थोड़ा सा एक एक करके जब स्टडी करेंगे इन कंपनीज की, तो यहाँ से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगी। जैसे आप एडवांस एंजाइम्स है, पिलट एसएमएस फार्मा है, वेब ग्लोबल है, कैप्री ग्लोबल है, ये आप स्टडी कर सकते हैं, टीसीआई एक्सप्रेस है। आई थिंक यहाँ IRCTC भी आना चाहिए यहाँ पे, शायद पता नहीं आया कि नहीं, मे बी इसको हम मार्केट कैप के हिसाब से एक बार सॉर्ट कर लेते हैं, तो मे बी IRCTC नहीं आ रहा है इसमें, मे बी पता नहीं किस रीजन से नहीं आ रहा है, वैसे मेरे हिसाब से आना चाहिए। तो काफ़ी अच्छी कंपनीज इस स्कैन में भी निकल के आ रही है, मदर संवर्धन, मदरसन आ रहा है, लुपिन आ रहा है, जाइडस लाइफ साइंस आ रहा है। अगर आप इनको ओपन करके देखेंगे तो जस्ट अ मिनट, एक बार हम देख लेते हैं कैसी कैसी कंपनीज आ रही हैं। एडवांस्ड एंजाइम्स आ रहा है, रोजारी बायोटेक, संदार टेक, जैसे मैं बता रहा कि हमने अपने क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया हुआ है, तो ये हमारी रेकमेंडेशंस काफ़ी, जैसे जब ये हमारे स्कैन में आना शुरू हो गया था, जब ये यहाँ पे 400 के आसपास आया था, तो तब से हम ये रेकमेंड कर रहे हैं। तो यहाँ भी देखिए, तो इसमें भी क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अब तो थोड़ा सा शायद मूवमेंट आ गई, तो ये काफ़ी यहाँ पे जब ये 400 के आसपास था तो ये गैप ज़्यादा था, ठीक है, अदरवाइज अभी भी गैप आप देखेंगे तो 18 में देखिए 66 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का, तो अभी ये 150-170 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे 18 में प्राइस था, ये देखिए इसका जो प्राइस था 400 के आसपास, ठीक है, तो यहाँ पे उस टाइप से 20-10% कम हुआ है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो 3 गुना हो गए हुए हैं, और सेल कितनी गुना हो गई, सेल डबल से ज़्यादा हो गई हुई है। तो इस टाइप से आपको बहुत से मिस प्राइस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको। हर्षा इंजीनियरिंग है, अच्छी कंपनी है, ठीक है, और कोई यहाँ पे आपको कंपनी नज़र आ रही है तो और भी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे ज्योति रैसिन है, देखिए ज्योति रैसिन में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये कंपनी पिछले 3 साल में इसने देखिए
60% से प्रॉफिट ग्रो किए हैं, लेकिन स्टॉक प्राइस मूव नहीं हुआ है। जस्ट आप फर्दर इसको आप अपना स्टडी करिए, बट ऐसी आपको मिस प्राइस अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत मिलेंगी। ठीक है, डोनियर आपको मिल रहा है, ठीक है, गेटवे, ये सब इस टाइप से आपका जो ये स्कैन अगर आप स्टडी करेंगे तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज, थोड़ा आप इसमें फर्दर अपने स्कैन भी लगा सकते हैं। ठीक है, जो आपको और लगता है कि यहाँ से अगर आप इसको जितना स्ट्रॉन्ग करना चाहें। इसमें मैंने ये क्या किया, थोड़ा सा एक बाकी चीज़ें भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी हमने से सेल मैंने मिनिमम लगा दी कि मिनिमम 200 करोड़ वाली कंपनी होनी चाहिए सेल वाली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जैसे मैंने 4 ही लगाया, आप इसको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे मैंने 8 कर दिया। तो अभी देखते हैं कितना फ़र्क पड़ रहा है, अभी भी कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा उससे, लेकिन ठीक है। तो और इसमें आप क्या कर सकते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने 8 लिखा है, तो आप इसको 12-15 कर दीजिए। ठीक है, और मैंने क्या लगाया कि जो उसका रीसेंट परफॉर्मेंस भी है ना, वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि तभी हमारा वो स्टॉक चलेगा। तो एक सिंपल सा क्या चीज़ होती है, मैंने क्या लगाया, ईयर ऑन ईयर जो क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ है वो पिछले साल की जो सेल्स ग्रोथ है ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर क्या होता है कि कई बार पिछली ग्रोथ जैसे ज़्यादा है लेकिन अब कम हो रही है, लेकिन ग्रो हो रही है, वो कई बार स्टॉक नहीं चलते हैं, इस वजह से डी रेटिंग का कैंडिडेट कैसे बनता है, पास्ट ग्रोथ से लगातार ज़्यादा ग्रोथ आ रही है। तो मैंने ये एक फिल्टर लगा दिया। इसको आप ऐसे एब्सोल्यूट फिगर में भी डाल सकते हैं कि मिनिमम आपको लगाना है कि 15% की सेल ग्रोथ होनी चाहिए, वो भी कर सकते हैं, और प्रॉफिट ग्रोथ आपको 20% की चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। बट मैंने इस टाइप से फिल्टर बनाया कि ताकि ये हमारा इस टाइप से आए कि वो सेल ग्रोथ इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप 15-20 करिए तो उस हिसाब से भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाएंगी। और मैंने इसमें एक लास्ट में क्या ऐड किया, ऐसी कंपनी जहाँ पे जो फिक्स एसेट्स भी इंक्रीज हो रही हैं, जैसे नेट ब्लॉक प्लस CWIP इज मोर देन नेट ब्लॉक 3 ईयर बैक, उससे ज़्यादा है। तो आप अगर रन करेंगे तो जैसे थोड़ा कम हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे एक आध चेंज किया, थोड़ा चेंज हो गया, तो आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से फिल्टर्स को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फ्रेमवर्क था जिससे आपके पास काफ़ी मिस प्राइस अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास स्कैन होके आ जाती हैं। तो उसमें से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं फर्दर में भी, यहाँ से 10-15 कंपनीज, अगर आप 4-5 कंपनीज भी निकाल पाए तो दैट इज़ नॉट बैड। कि आपको सिर्फ एक स्कैन आपने 60-70 कंपनीज में से आपको 5-6 कंपनीज निकालनी है, तो दैट इज़ ए गुड रेशो। ठीक है, तो ये हमारा था सेकेंड स्कैन था। अब जो हमारा तीसरा स्कैन है, अब ये इससे कॉन्ट्रा है। तो अभी तक तो हम क्या कह रहे थे कि थोड़ा सा डीप वैल्यू में जा रहे थे। तो अब क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, लेकिन उसमें कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो स्ट्रेंथ दिखा रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमने उसको लिया, रिलेटिव स्ट्रेंथ को लिया है। तो इसमें हमने देखी क्या हमारा स्कैन क्या है, पहले उसे समझते हैं, फिर देखेंगे उसमें कौन सी कंपनीज आ रही हैं। जैसे मैंने मार्केट कैप 100 करोड़ ली है, आप इसको अपने हिसाब से 200-500 वेटेवर आपको जो भी मिनिमम लगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रिटर्न ओवर 1 ईयर मैंने यहाँ पे क्या लिया। अब देखिए, जो यहाँ पे मैं ब्रॉडर मार्केट के हिसाब से चल रहा हूँ, जो आपका जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, तो वहाँ उसने माइनस का 9% रिटर्न दिया है आपका स्मॉल कैप ने। अगर कोई स्टॉक 9% से कम गिरा तो मैंने क्या लगा, रिटर्न ऑन 1 ईयर इज ग्रेटर देन -9। ठीक है, तो आप इसको या तो सिंपली कर सकते हैं कि पॉजिटिव रिटर्न हो, वो भी कर सकते हैं आप। तो मैंने -9 लगाया बिल्कुल कि उस हिसाब से कि रिलेटिव स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा रिटर्न उसको आउटफॉर्म किया, मतलब जो हमारा स्मॉल कैप 250 है। और मैंने यहाँ पे लगा दिया कि ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ 15% से ज़्यादा है, और जो हमारी प्रॉफिट को 20% से ज़्यादा है। जो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ को देख रहे हैं, जो कंपनी रिलेटिव स्ट्रेंथ में है। तो ये हमारा पहला ये फिल्टर, क्योंकि 1 साल हो गया, 1 साल में जिन कंपनीज ने रिटर्न पॉजिटिव रिटर्न दिया है मार्केट के मुकाबले में, और वहाँ पे रिजल्ट भी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव है। पीछे हम क्या कर रहे थे कि वहाँ पे वो देख रहे हैं जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है, बहुत मतलब एज पर प्राइस और एज पर देयर फाइनेंशियल्स आल्सो। तो यहाँ पे एक पैग रेशियो का मैंने लगा दिया कि <1 लगा दी, आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने एक चीज़ मैंने यहाँ पे क्या किया, डेफिनेटली कि ये यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ देखनी है, पर मैं उन कंपनी को यहाँ पे अवॉइड करूंगा जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुकी हैं। देखिए, अब जो जहाँ कहीं भी रेटिव परफॉर्मेंस लंबे टाइम से ज़्यादा चल रही है, स्टॉक ने अच्छा रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है, तो यहाँ पे जैसे मैंने क्या लगा दिया कि लंबे टाइम पीरियड का, आप लंबे टाइम पीरियड को हटा भी सकते हैं कि पिछले 10 साल में 25% से कम का रिटर्न हो, क्योंकि जो ऑलरेडी इतना रिटर्न दे चुका है मैं उसको एक बार हटा रहा हूँ मान लीजिए। ठीक है, या 10 साल का लंबा पीरियड नहीं लेना है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म जो रिसेंट में 2-3 साल में जिन कंपनीज ने एक बड़ा रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी हैं उन कंपनीज को हम हटा देंगे। जैसे 5 साल में
25-30% से ज़्यादा का रिटर्न, जैसे इतना बड़ा रिटर्न ऑलरेडी जहाँ पे आ चुका है, या कुछ भी आप थोड़ा सा और बड़ा फिगर रखना चाहते हैं कि उससे कम रिटर्न हो, जैसे 3 साल में इतना बड़ा रिटर्न काफ़ी कंपनी ने दिया है, मान लीजिए यहाँ पे 50% का लगाना है, 40 का लगाना है, तो आप अपने हिसाब से फिगर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि ऐसी कंपनी आपके स्कैन में आए कि जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ जाएंगी। हमें कोशिश करनी है कि वहाँ पे लेटेस्ट ट्रेंड को पकड़ना है जहाँ पे अभी स्टार्टिंग हो रही है। तो जो ऑलरेडी 50% से ज़्यादा का रिटर्न मतलब पिछले 2-3 साल में दे चुकी है जो कंपनी, तो मे बी वी मे नॉट बी इंटरेस्टेड। अगर आपको लगता है कि ठीक है, तो आप कुछ और अपना ये स्लैब को बढ़ा सकते हैं 50% या 100% तक, जो भी आपको ठीक लगता है वो हिसाब से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जैसे ये लगा दिया, तो अभी 36 कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं। तो अब देखिए कुछ नाम यहाँ पे कॉमन आएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक फाइनेंशियल में AK कैपिटल आ रही है, PNB हाउसिंग कंपनीज, फाइनेंस कंपनीज को अगर एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लोर करिए आप प्लीज़ वहाँ पे। AK कैपिटल है, देखिए काफ़ी लंबे टाइम के बाद अभी भी इसके वैल्यूएशन कितने अट्रैक्टिव हैं। और यहाँ पे देखिए गैप, तो यहाँ पे गैप नहीं है। हाँ, ये हमारा क्या है, लेटेस्ट, क्योंकि इसके रिजल्ट आ रहे हैं ना, अभी आप देखेंगे रिसेंट रिजल्ट जो है, तो देखिए 28% 16, ये ग्रोथ यहाँ से बढ़ के आ रही है। पिछले 3-4 क्वार्टर देखिए काफ़ी नेगेटिव ग्रोथ थी, तो अब उसके बाद हाईएस्ट एवर जो कंपनी मतलब सेल एंड प्रॉफिट जो पोस्ट कर रही है, तो ये देखिए इस वजह से ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रेंथ में आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है पिछले 1 साल में। जैसे करूर वैसा बैंकिंग सेक्टर पूरा चल रहा है। GM ब्रूरीज अगर देखेंगे तो पिछले 8-10 साल से कुछ खास रिटर्न नहीं थे, अब रिजल्ट बहुत इसके अच्छे आए हैं। आपका LG बालाकृष्ण के रिजल्ट बहुत अच्छा है। संदार टेक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड इसमें से हमारा पराग मिल्क फूड भी अच्छे रिजल्ट दे रहा है। ये भी पिछले काफ़ी 8-10 साल से इसने भी अंडर परफॉर्म किया है। तो ये सारे इस टाइप की भी यहाँ पे चीज़ें निकल के आ रही हैं। देखिए, तो अपने हाई के आसपास एक थोड़ा सा अभी ये रेजिस्टेंस ले रहा है थोड़ा सा, तो अभी हो सकता है इसको आप ध्यान अपने एक वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। सीमेंट सेक्टर देखिए, सीमेंट स्टॉक आ रहा है कि यहाँ पे काफ़ी आ रहे हैं। स्टार सीमेंट आ रहा है, डेक्कन आ रहा है, JK सीमेंट आ रहा है, ग्रेसिम आ रहा है, अल्ट्राटेक आ रहा है। तो ये देखिए आपको यहाँ से एक ये भी लगता है कि सेक्टर भी कौन कौन से यहाँ पे ज़्यादा निकल के आ रहे हैं, जो रेटिशन दिखा रहे हैं। फार्मा के आ रहे हैं, देखिए केमिकल के आ रहे हैं, यहाँ पे प्रीवी आ रहा है, जैसे आपका अनुपम रसायन आ रहा है, फार्मा में लॉरेंस आ रहा है, नवीन फ्लोरिन आ रहा है, बायोकॉन सीक्वेंट, तत्व चिंतन आ रहा है। तो आपको एक आपके मन में आइडिया ये भी लग जाता है कि यहाँ पे रेटेड स्ट्रेंथ वाली ज़्यादा कंपनीज कौन से सेक्टर से आ रही हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप सेक्टर वाइज भी एक एक करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप ऑटो कंपोनेंट में कंपनीज आ रही हैं। ठीक है, तो एक एक करके अगर आपको सेक्टर वाइज देखना है तो देखिए सेक्टर में 5 कंपनी है सीमेंट सेक्टर की, ये देखिए, तो उसमें से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फार्मा की आप देखिए SMS, लॉरेंस, बायोकॉन और सीक्वेंट, ये कंपनीज आ रही हैं। केमिकल में ये देखिए ये 4 कंपनीज आ रही हैं। ठीक है, ऑटो कंपोनेंट्स में LG बालाकृष्ण, संधार और हमारा ये LG बालाकृष्ण और संधार, ये दोनों हमने अच्छे लोअर लेवल से हम हमारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी हमने रेकमेंड भी की हुई हैं। ठीक है, केमिकल एंड पेट्रो में देखिए ये प्रीवी, नवीन फ्लोरिन, अनुपम रसायन, तत्व चिंतन, ये भी हमने इनमें से प्रीवी और तत्व चिंतन हमने पहले रेकमेंड किया था कहीं। और ऑटो कंपोनेंट्स ऑलरेडी हो गया, फूड प्रोडक्ट्स हो गया हमारा, देखिए EIG पे एडी और पराग मिल्क फूड, हमने ये भी हमारे क्लाइंट्स को हमने रेकमेंड किया हुआ है, पराग मिल्क फूड ऑलरेडी। ठीक है, और जैसे फाइनेंस में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं। ठीक है, फाइनेंस में हमारा AK कैपिटल, जैसे हमने डिस्कस किया, जैसे मैंने बोल रहा हूँ कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आप, और NBFCs के ऊपर भी आप नज़र रखिए। IT कंपनीज में देखिए ये 2 कंपनीज आ रही हैं। ऑटोमोबाइल में बजाज ऑटो, एग्रीकल्चर, फूड्स, तो इस टाइप से आपके पास ये देखिए एक एक करके काफ़ी, करूर वैसा बैंक आ रहा है। बिवरेजेस में से जैसे GM ब्रूरीज हमने डिस्कस किया, ये भी हमारे क्लाइंट्स को हमने रेकमेंड किया हुआ है। कैरेसिल भी हमारे मॉडल पोर्टफोलियो का ये भी पार्ट है। तो इस टाइप से ज्वारी एग्रो मैंने ट्विटर पे भी काफ़ी 200 के लेवल से मैंने डाला था, तो ये कंपनी जैसे आप देख रहे हैं। ठीक है, टेक्सटाइल में आपको R&B डेनिम्स आ रही है। तो ये हमारा जो स्कैन था दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो कंपनीज रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रही हैं। तो ये शायद हो सकता है, मैं आपको रिपीट करूंगा यहाँ पे, कि बड़े विनर आपको शायद हो सकता है कि इस स्कैन में से आपको मिले। तो ये स्कैन जो लोग मोमेंटम और रिलेटिव स्ट्रेंथ में बिलीव करते हैं, तो दे कैन गो विद दिस स्कैन, और जो डीप वैल्यू में बिलीव करते हैं दे कैन गो विद द अबव 2 स्कैन। तो ये 2 स्कैन में जा सकते हैं। अदरवाइज आप एक मिक्स पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं इन सभी स्कैन को लेके,
इनकी हेल्प से थोड़ा थोड़ा सभी में से 5-5 स्टॉक 10-10 स्टॉक लेके एक 20-25 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो आई होप कि ये जो आज का जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप इसको फर्दर एक्सप्लोर करिए, अपने हिसाब से थोड़ा इसको स्कैन्स को मॉडिफाई करिए, तो डेफिनेटली आई फील के दिस विल हेल्प यू। सो इसी के साथ आज काफ़ी टाइम के बाद ये हमारा एक वीडियो आया था, लेकिन मुझे था कि ये आज अभी जो मार्केट है जिस स्टेज पे है, तो आई थिंक कि ऐसा एक हम वीडियो बनाएं कि जो आपको आपकी इन्वेस्टिंग में अगर आप सोच रहे हैं अब इन्वेस्ट करने का, तो कुछ आपको हेल्प हो सके वहाँ से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो होप है कि इससे कुछ नए कंसेप्ट के साथ फिर दोबारा आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।